के जो पीडीएफ नोट्स है आप देख रहे हैं, देख उसको लगवा मार दिया है, वही है 0.85 into 10 to the power minus। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम का नियम यानी कूलम्स लॉ। और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि ये एवरी ईयर या तो इसके थ्योरी या फिर इससे रिलेटेड जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें, ठीक ना। और आज हम इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक, उसको अच्छा तरीके से डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं किस तरीके से लगते हैं और कौन कौन से फार्मूले और कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और अगर इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ नोट्स है आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हो। जो ब्लॉग का नाम है पता ही होगा आपको, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, physicspujaria.blogspot.com, ये हमारे ब्लॉग का नाम है। वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और ऐसा मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ब्लॉग का, ठीक ना, तो वहाँ से अभी आप क्लिक करोगे तो सीधे ब्लॉग पे पहुँच जाओगे। तो डिस्क्रिप्शन पे जरूर क्लिक करो। सो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर में कूलम्स लॉ है क्या, ठीक। सो अपने थोड़े से टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ा सा आवेश के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि वो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक। क्योंकि आवेश आवेश होता है, तो देखो आवेश होता क्या है। अब आवेश यानी मतलब चार्ज, आवेश का मतलब चार्ज। अब देखो जो आवेश है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो दो प्रकार का, ये धनावेश और ये ऋणावेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं। आप इनको ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू से दिखा सकते हैं, ठीक। अगर समान आवेश होते हैं कभी कभी, यानी धन धन वाला आवेश, तो ये एक दूसरे को कभी भी क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करेंगे बोलो यार, प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक ना। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पास नहीं आने देंगे, बोलेंगे भाग 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 भाग, पास मत आना बस। और अगर क्या होंगे, तो ऐसे ही अगर प्लस प्लस होगा तो माइनस माइनस भी हो सकता है। तो समान आवेश है ना, तो समान आवेश होंगे तो कभी भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक। अब अगर क्या हो, असमान आवेश हो यानी प्लस माइनस वाला हो, या फिर माइनस भी प्लस भी हो सकता है। इस आवेश को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस क्यू हो और माइनस क्यू आवेश है, आवेश को क्यू से दिखाते हैं, ठीक। तो ये अगर हो तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और खींच लेते हैं एकदम, ठीक। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे यानी अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आवेश की प्रवृत्ति होती है कि अगर क्या हो कि आवेश क्या हो, समान हो तो प्रतिकर्षित करेंगे, और क्या हो अगर असमान हो, अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये नेचर में भी उपलब्ध है, थोड़ा नेचर में भी झांक करके देखा करो कि जब भी असमान लोग होते हैं तो आकर्षित होता ही, ठीक ना। तो अब आप देखते हैं, हम थोड़े से आते हैं अपने कूलम्स लॉ पर, ठीक। थोड़े से कूलम्स लॉ को भी देख लेते हैं। तो देखो भैया, ये बहुत पहले का बात है, ये बात है 1785 का बात है। ये कब का बात है, 1785 का बात है, इस पे आ गए हैं हम। तो 1785 का बात है और यहाँ पे एक फ्रांसीसी, अभी याद रखना कि अभी हमने आवेश में क्या क्या पढ़ा था, अभी तुरंत बताया। तो ये 1785 का बात है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक रहता है जिसका नाम क्या रहता है भैया, कूलाम। क्या नाम रहता है, कूलाम। क्या नाम है, कूलाम। तो इसने हमेशा देखा कि अगर जो समान प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और असमान जो आवेश हैं एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी उनके बीच में कुछ ना कुछ बल काम कर रहा है, तब ना किसी की ओर खिंच जाना, किसी से दूर भागना, मतलब क्या, उनके बीच में कुछ ना कुछ बल काम कर रहा है, ठीक ठीक ना। तो यहाँ पे अगर देखो
और ये आवेश क्या चाहिए, कुछ दूरी पर होने चाहिए, ठीक, कुछ दूरी पर होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो दूरी होगा यार, लगेगा, हमेशा लगेगा। अगर आवेश देखो, ये आवेश रहा और ये आवेश रहा और एक मान लो माइनस वाला रहा, ये r दूरी पर है, इतना दूरी है, इनके बीच में बल लगेगा, ये खींचे चले जाएंगे एक दूसरे की ओर, एकदम ठीक ना, एकदम खींचे चले जाएंगे, आओ पास हो, ठीक, एक दूसरे को क्या जी आकर्षित करेंगे। अगर यही आवेश क्या रहा, समान रहा इस तरीके से, और ये भी क्या जी r ही दूरी पर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, चलो भैया निकल लो, पास मत आना, एकदम दूर दूर हटो, यानी इनके बीच में कुछ ना कुछ बल काम कर रहा है, उसी बल को बस इन्होंने डिफाइन किया है अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं किस तरीके से डिफाइन किया है। तो देखो कुल मिला के कहने का बात यह है कि इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है और हमारे किताबी वाले भैया ने क्या क्या बताया है। तो देखो, जब अगर कोई आवेश है, मान लो एक Q1 आवेश है, ठीक, और ये कुछ दूरी पर रखा हुआ है, यानी r दूरी पर रखा हुआ है Q2 आवेश, ठीक, एक है Q1 आवेश, एक है Q2 आवेश, दो आवेश रखे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर ये आवेश है, इनके बीच में कुछ ना कुछ बल काम करेगा, वो तो आकर्षित हो सकता है या प्रतिकर्षित होता है, वो चार्ज के प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि चार्ज क्या है, जो आवेश क्या है, पॉजिटिव है मतलब धनावेश है कि ऋणावेश है, कि दोनों धनावेश हैं कि दोनों ऋणावेश हैं, कि एक धनावेश दूसरा ऋणावेश है। तो उस तरीके के प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा, वो निर्भर करेगा कि प्रतिकर्षित लगेगा कि आकर्षित लगेगा। तो आकर्षित या प्रतिकर्षित तो उनके चार्ज के आवेश पर निर्भर करेगा, ठीक ना, कि ऋणावेश है कि धनावेश है, ठीक। तो अगर ये बल लग रहा है तो ये बल कितना लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि देखो बल कुछ इस तरीके से लग रहा है कि जो ये बल लग रहा है ये क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। दो आवेश तो लेना जरूरी है ना, एक में कैसे बल लगाओगे यार, ठीक। तो दो आवेश रहेंगे तब ना एक दूसरे को या तो खींचेंगे या तो दूर दूर भागेंगे, एक से ज्यादा भी, दो से ज्यादा भी आवेश ले लेंगे, अभी हम और देखेंगे, दो से ज्यादा भी आवेश हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये अगर बल है तो वो क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, और उनकी जो बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी के वर्ग ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये एकदम साधारण सा डेफिनेशन है, आपको नोट्स में भी इसी तरीके का डेफिनेशन देखने को मिलेगा। देखो क्या है, आप इसको सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, देखो अनुक्रमानुपाती होगा, सामने सामने अनुक्रमानुपाती, हमेशा सामने सामने अनुक्रमानुपाती, अगर उल्टा है तो व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा, अगर सामने सामने प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती, और इम्प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक ना। तो यहाँ पे तो ये अभी सामने सामने गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके से आप आसान भाषा में डेफिनेशन भी लिख सकते हो, बस इस फॉर्मूले को देख करके, बस ये फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में बस रख लो, ठीक ना। डेफिनेशन तो वैसे ही याद रहेंगे, बस मैंने डेफिनेशन क्या इसी को देख देख के बनाया है कि जो बल लग रहा है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, सीधे सीधे भैया अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बस इतना ही करना है आपको। अब देखो यहाँ पे अब बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हमें सीखने हैं आगे, ठीक ना। अब देखो जो F है, ठीक, तो यहाँ पे जब F, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे हम,
ठीक ना, अनुक्रमानुपात, ठीक। ये जो भी प्रोपोर्शनल का साइन है उसे हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, के लगेगा। अभी मैं बताता हूँ के, अभी के ये बहुत बड़ा बवंडर है, अभी इसका बहुत काम आएगा अभी हमें, ठीक ना। तो ये के लग जाएगा, और जहां पे के जो है, के क्या है, जहां पे के है अनुक्रमानुपाती नियतांक, क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है ये, ठीक ना। क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब देखो जो के का मान होता है, आपने पढ़ा होगा 9 गुणे 10 के घाते 9, तो ये जो 9 गुणे 10 के घाते 9 होता है, ये कुछ शर्त के अनुसार होता है, ठीक ना। जब वो शर्त लागू होगा तब ये जाकर के का मान आप 9 गुणे 10 के घाते 9, जबकि हम बहुत ज्यादा मतलब कि जितने भी अभी हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, आगे जो प्रश्न लगाएंगे, उसमें सारे के सारे के का मान हम 9 गुणे 10 के घाते 9 ही लेते हैं, ठीक ना। तो वो शर्त अभी लागू कर रहा है, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तब इसका आपको मतलब पता चलेगा क्या है क्या नहीं। सो अगर हम यहाँ से देखो, अभी हमने ये जो इसका मान होता है, जो वैल्यू होता है वो रखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ से इसकी मात्रक निकालनी हो, ठीक ना, इस के का मात्रक, तो के का मात्रक कैसे निकालोगे, देखो सीखो, अगर नहीं है पता तो सीखो, और अगर पता है तो हमसे आगे निकाल के दिखा दो, ठीक, कमेंट में भेज देना। देखो अगर के का चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी भाग में इधर जाए गुणा में हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा बराबर के हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किया है, आर स्क्वायर इधर चला गया है, और ये दोनों क्या चीज के नीचे चला जाएगा फटाक से। तो यहाँ पे एफ जो है, एफ बल है, यानी इसका जो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पे आर है यानी मीटर, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो है ही है, और यहाँ पे क्या है, आवेश है, आवेश है, तो यहाँ पे कुलाम, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम होगा ना भैया, तो कुलाम यानी 2 ठो कुलाम होगा, यानी कुलाम स्क्वायर। तो के का जो मात्रक आ गया, क्या आ गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ठीक। तो इतना आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम अभी लिख देते हैं इसका, अब देखो मात्रक आ ही गया है, तो हम लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के का मात्रक आ गया इतनी आसानी से। सो आई होप इतना आपको थोड़ा दिमाग में गया होगा। सो इसे कॉपी कर सकते हो आप, नहीं तो हमारा ब्लॉग है ही है, बुक्स भी है आपके पास, तो बुक से भी आप नोट्स बना सकते हो, ऐसे बात नहीं है। सो इसको कॉपी करो, मिटा रहा हूं मैं, और फिर आगे देखते हैं क्या है, ठीक। अब मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो हम आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ तक तो हमने देख लिया, ठीक, और इसकी मान भी निकाल दी, के अनुक्रमानुपाती नियतांक का, इसकी मान निकाल दी, मात्रक भी निकाल दिए। अब देखो नया शब्द पैदा होने वाला है। देखो क्या है नया शब्द, कि जब अब देखो जो Q1 Q2 है, अब इसके लिए जो शर्त है ये है कि अगर क्या हो, देखो अगर Q1 Q2 यानी जो आवेश, आप सीधे आवेश बोलो यार, तो अगर आवेश देखो कहाँ हो, निर्वात में रखे गए हो, यानी निर्वात में हो, निर्वात में हो या फिर वायु में। देखो 2 कंडीशन है कि या तो निर्वात हो, मतलब कि आवेश हो, या तो निर्वात में हो या तो वायु में हो, ठीक, रखे गए हो, ठीक ना। तो देखो निर्वात का मतलब जहां पे कोई माध्यम ही ना हो, जैसे यहाँ पे कोई हवा ना हो, जैसे स्पेस, ठीक ना, जैसे स्पेस में आप अंतरिक्ष में जाओ तो वहां कोई माध्यम नहीं है, जाना वही मत बेटा, लटक जाओगे वही से, फिर आप ही नहीं पाओगे, तो ऐसा मत करना। देखो अब यहाँ पे अगर आवेश क्या हो, मतलब कि आवेश जो है निर्वात में हो या वायु में है, तब क्या होगा, तब भैया के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0 रखना पड़ जाएगा आपको। तो ये जो समीकरण 1 मान लेते हैं हम, तो समीकरण जो 1 बिकम समीकरण 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यही आपका मेन फॉर्मूला है किसके लिए, तो कूलॉम का नियम के लिए, यानी कूलम्स लॉ के लिए। तो ये मेन फॉर्मूला है आपको, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो
जो ये हमारा लाल है, अब ये क्या है, तो ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। देखो निर्वात की वैद्युतशीलता, ये वैद्युतशीलता नया नाम आया, निर्वात तो मैंने समझाया। तो देखो वैद्युतशीलता किसी भी पदार्थ की क्षमता को बताता है, किस तरीके की क्षमता को, तो कोई भी पदार्थ कितना ज्यादा जो वैद्युत ऊर्जा होता है उसको रख सकता है, ये उसको बताने का काम करता है, ठीक ना। वैद्युतशीलता क्या होता है, तो किसी पदार्थ की क्षमता को बताने का काम करता है। ये कोई भी पदार्थ जो वैद्युत ऊर्जा है उसे कितना रख सकता है, कितना स्टोर कर सकता है, ठीक ना। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ भैया फ्री स्पेस। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा। अब देखो ये जो आया है ना, ऐसा जलेबी, आधा जलेबी जिसे कोई काट के खा गया हो, वो जो है, या फिर मेरे टीचर आते थे जिनका नाम है सुभाष सर, वो बहुत ही फनी टाइप से पढ़ाया करते हैं, तो बहुत ही अच्छे टीचर थे, ठीक ना, मेरे लिए, मतलब मेरे लिए क्या, सबके लिए, क्योंकि उनके क्लास में जो भी बच्चा गया तो कभी आज तक फेल ही नहीं हुआ था, ये रिकॉर्ड था। और उनके क्लास से तो एवरी ईयर, हर साल टॉपर्स निकलते थे, उनकी ये क्वालिटी थी। जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम भी मेरे लगभग 88 की 89 फिजिक्स में मार्क्स आए थे, ठीक। और ये जो क्या कहते हैं कि जो भी ये शब्द, मतलब जो वर्ड्स यूज करते थे ना, बहुत फनी टाइप का यूज करते थे। जैसे हम इसको क्या बोलते थे ना, वो कि जैसे उनका बोलने का तरीका ये था, देख सुभाष सर का बोलने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बोलते थे देख देख, ये जो दिक्कत हो ना, ई है, और जो ई है उसको लकवा मार दिया है, वही है। तो उनके बोलने का तरीका ये होता था। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सो जो ये आपको क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन जीरो, ठीक ना। एप्सिलॉन जो जीरो दिख रहा है, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब देखो ये जो एप्सिलॉन जीरो है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में, कि भैया इसका मात्रक निकालो और इसका विमीय सूत्र बता दो। 1-2 नंबर में फंस जाता है भैया, तो फंस जाता है तो हम भी इसको फंसा देते हैं। तो देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे ध्यान डालो। अब यहाँ पे जब हमें क्या चाहिए, इसका मात्रक या आगे मान, यानी आगे हमें मान चाहिए, मान यानी वैल्यू आप बोल सकते हो, और यहाँ पे और क्या चाहिए, और मात्रक, और मात्रक चाहिए, ठीक ना, यानी यूनिट। क्या चाहिए, तो यूनिट। अब दो चीजें चाहिए, एप्सिलॉन जीरो का मान चाहिए, वैल्यू चाहिए, और मात्रक भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला, ठीक ना, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं हम 1A नाम दे दो इसको, थोड़ा सा शॉर्टकट वाला नाम दे दो। देखो जो ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है 1A, तो लिख लेते हैं समीकरण 1A से, ठीक, 1A से चल जाते हैं भैया। तो k बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये हो गया। अब देखो ये जा था, अब देखो k का मान हम क्या जानते थे, k का मान देख लो भैया, k का मान है यहाँ पे हमारा 9 × 10⁻9 है ना, क्या है, k का मान क्या है, 9 × 10⁻9। यहाँ से यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे यार, यहाँ पर इसीलिए तो इसको बचा के रखे हैं कि k = 9 × 10⁻9 हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर k की जगह पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख दो बेटा 9 × 10⁻9, यहाँ पर रख लेते हैं बड़े, यहाँ पर इतना आ गया। जो इसकी ये जो यूनिट है यानी जो मात्रक है उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, कि यहाँ पे इस तरीके से, रुक जाओ लिख ही लेते हैं उसको भी, अभी काम आएगा, क्योंकि आपको इसके लिए मात्रक निकालने की भी जरूरत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे इसकी मात्रक निकलेगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये आगे हमको केवल इससे मतलब है, अभी ध्यान देना, मैं केवल आपको निकालने सिखा दे रहा हूँ किस तरीके से निकलता है। वैसे आप एग्जाम में सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो और इसकी जो मात्रक है मतलब याद कर सकते हो, ठीक ना, लेकिन निकालने आना चाहिए किस तरीके से आ रहा है ये। देखो अब यहाँ पे ये क्या है, देखो ये इतना है पूरा का पूरा, ये देखो एप्सिलॉन है, ये भाग में इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा गुणे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन, ये आ गया। और यहाँ पे देखो 1 बटे में, अब ये इतना क्या है यहाँ पे गुणे में है, भाग में चला जाएगा, तो सबको भाग में डाल दो, ये 9 गुणे 10 के होते हैं 9 आ गया, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और ये 4 पाई भी है, 4 पाई आगे लिख लेते हैं, तो ये 4 पाई और क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, इतना कूलम स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से ये आ गया, तो देखो मात्रक इसका उतना निकालने की जरूरत ही नहीं, देखो ये मात्रक है, ये अभी तक किसका मात्रक था, के का मात्रक था, लेकिन एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, ये भी मात्रक है, मतलब अगर हम एप्सिलॉन का अगर राइट मात्रक निकाले, सही से मात्रक निकाले, तो क्या हो जाएगा, ये बस उल्टा हो जाए, मतलब कूलम ऊपर चल जाए और क्या होगा, ये नीचे ही रह जाएगा, हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे रह जाएगा, कूलम ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि भैया ये है इस तरीके से है पूरा का पूरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर है बट्टे में कूलम स्क्वायर है, तो ये क्या चीज बट इसके बटे में, तो कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, कुल मिला के उल्टा कर देना है इसको। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम मात्रक निकाले तो सीधे सीधा ये अभी वैल्यू भी निकालेंगे इसकी, तो देखो मात्रक निकाले तो कूलम स्क्वायर, ये कूलम ऊपर चला जाएगा और फिर क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, एकदम ईजी है, केवल इसको उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर को इधर कर दो, बाकी को उधर कर दो, बस आ गया आपका मात्रक। अब देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, अगर वैल्यू निकाले हम इसकी तो किस तरीके से निकलेगी, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, तो 9 गुणे 10 के खाते 9 आगे पहले ही से था, 4 था और 3.14 किसका मान है, पाई का, और जब आप इन सब को सॉल्व करोगे तो जो एप्सिलॉन का मान आता है, जो एप्सिलॉन का जो मान आएगा वो आपका कितना आता है कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी जो मात्रक है, मात्रक कितना है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन तो अपने से करो, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, ठीक ना, तो ये जो क्या करते हैं कि जो इसकी वैल्यू है ये, तो ये याद भी रहनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आगे आपका काम आएगा, जो आगे प्रश्न जब हम सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपका ये काम आएगा। और इसके ये क्या हो गया, मात्रा हो गया, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा पूछता भी है, ठीक ना, ठीक, तो इसे अपने दिमाग में एकदम रखना है, क्या करना है, रखना है, ठीक ना। अब हम थोड़ा सा चलते हैं और इसके क्या करते हैं ना कि इसका विमीय सूत्र भी निकाल के देखते हैं, ठीक, तो अब हम चलते हैं और विमीय सूत्र निकाल करके इसका देखते हैं। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना, लाल मेरे। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का या 0 का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो ये अब देखो, तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, क्या आया था कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसको अभी भूलना मत, ये बहुत काम लायक है। देखो ये तो क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये हमारा जो अब इसका हमें निकालना है, तो इसको इधर ही छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, F हो जाएगा, R हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/ε0, इसको छोड़ देते हैं, ये नियतांक है, इसका कहाँ से बीमा निकालेंगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ये एप्सिलॉन अभी 1 बाई में है, इसको जब सीधा करेंगे हम, जब सीधा करेंगे तो ये भी क्या सीधा हो जाएगा, ये। अब देखो विमीय सूत्र निकालना है कुल मिलाकर के, तो देखो आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा कि जो करंट होता है Q बराबर IT, सीधे सीधे दिमाग में डालो, या I बराबर Q/T भी होता है, तो Q बराबर IT। अब देखो ये आवेश रहा हमारा, आवेश रहा, ये क्या रहा, धारा रहा, करंट रहा, तो
तो इसके जो है एम्पियर होती है और ये टी। तो विमीय सूत्र जो अगर केवल आवेश का देखें तो आवेश का एटी आता है, ठीक ना। यहाँ पे दो टोक आवेश है, एटी दो बार हो जाएगा ना, एटी क्या हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, तो एटी दो बार लिख देंगे। अब बल का क्या होता है, बल का होता है एम एल टी इनवर्स 2, ये होता है, ठीक ना बल का। और यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा, एल लेंथ भैया, एक दूरी है वो, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये कैसे हो जाएगा, तो ए टी दो बार है, यानी ए से ए मल्टीप्लाई कर जाएगा और टी से टी, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एन एल टी इनवर्स 2 और एल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो देखो कितना आएगा, कितना यहाँ पे ए टी हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, और ऊपर में ये सारे के सारे जाएंगे सीधे सीधे। देखो आप, देखो एम जाएगा ऊपर, एम इनवर्स, एल जाएगा, एल और एल यहाँ पे एल क्यूब हो जाएगा, तो एल इनवर्स हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जब ये टी है, टी अभी माइनस में, टी के पावर -2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये, ठीक ना। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी के पावर हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से टी जो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा इतना हो जाएगा, एम इनवर्स एल के पावर -3 और ये टी के पावर 4 और ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसके जो मतलब एप्सिलॉन जीरो के जो क्या क्या, तो जो मात्रक है और जो विमीय सूत्र है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको भूलना नहीं है। ये निकालने का तरीका मैंने दिखा दिया आपको किस तरीके से निकलता है, और खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके आंकिक प्रश्न के लिए यानी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो इसे एकदम आराम से और बढ़िया तरीके से देखो। तो पहले का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो पहले हमने ये वाला फॉर्मूला प्रूफ किया, F = 4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये था, ये वाला मात्रक क्या था भैया, तो न्यूटन था। क्या था, बल का मात्रक न्यूटन, तो ये न्यूटन था। तो ये वाला फॉर्मूला हमने क्या कर लिया, देख लिया किस तरीके से ये आया, ठीक ना। अब देखो, तो ये जो फॉर्मूला था ये कब का फॉर्मूला था, जब हम दोनों के दोनों जो आवेश थे Q1 Q2 r दूरी पर रखे गए जो आवेश थे, इनको हम वायु या तो निर्वात में रखेंगे, तब जाके ये फॉर्मूला था, ठीक। अब अगर मैं ये बोलूं कि अगर इन्हीं आवेशों को, इन दोनों आवेशों को अगर हम किसी अन्य माध्यम में रखें, ठीक ना। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं भैया, तो देखो कौन कौन से, तो जैसे कुचालक पदार्थ वाला माध्यम हो सकता है, या तो फिर कांच हो सकता है, ये भी एक माध्यम है, या तो तेल ले लो, या तो कागज हो सकता है, या तो पानी, तो बहुत सारे माध्यम हैं। तो अगर इसी टाइप के माध्यम में रखा जाए, अब देखो ये पूरे के पूरे जो माध्यम हैं इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें परावैद्युत माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युत माध्यम। और ये परावैद्युत माध्यम जिसके अंतर्गत आते हैं उसे क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। और इसको क्या करते हैं, छोटकू वाला के से दिखा देते हैं, ठीक ना, छोटकू वाला के से दिखा देते हैं, तो ये परावैद्युतांक हो गया। तो ये हो गया, ठीक, परावैद्युत माध्यम है, ठीक ना। तो ये परावैद्युतांक के अंतर्गत परावैद्युत कुछ माध्यम आते हैं जो कि इस प्रकार से ये है, ठीक ना, उसे इस साइन से दिखाते हैं। जनरली इसको के नहीं, छोटा के आप याद रखने के लिए बोल सको, लेकिन कुछ और बोलते हैं उसको, ठीक ना। देखो तो क्या क्या परावैद्युत में बहुत सारे आदि और भी माध्यम हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन आवेशों को इन माध्यमों में रख दिया जाए, या तो इसमें, 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 तब विद्युत बल कितना होगा, विद्युत बल देखो कितना हो जाएगा, विद्युत बल। तो विद्युत बल Fm से दिखाएंगे, अगर इन माध्यम में रख रहे हैं तो Fm से दिखाएंगे हम इन्हें।
ठीक ना। तो क्या हो जाए 1/2 4πε0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा k मान लो और यहाँ पे मैं k ही बोलता हूँ याद साला। तो ये हो जाएगा ठीक, ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा। ये शायद इक्वेशन 2 था ठीक ना, ये इक्वेशन नंबर 2 था और ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इस तरीके से मान लिया गुरुदेव ठीक। अब देखो इक्वेशन और 2 3 को क्या कर दो भाग दे दो, क्या कर दो भाग दे दो। तो इक्वेशन 2 3 को क्या कर देते हैं भाग देते हैं, या 3 और या 2 को भाग दे दो। ऐसे लिखो इक्वेशन 3/2 ठीक। तो भाग देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा ये, तो k आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा Fm/F। ये नया परावैद्युतांक का देखो डेफिनेशन अभी इसी से पैदा हो जाएगा फटक से। कैसे, ये थोड़ा स्मॉल के लिखो ठीक ना। ये परावैद्युतांक है ठीक, परावैद्युतांक का भी जो डेफिनेशन इसी से पैदा हो जाएगा। कैसे कि देखो अगर दो आवेशों को परावैद्युत माध्यम में रखने पर उनके बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है ठीक। अगर मैंने क्या बोला, यदि दो आवेशों को थोड़ी दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल ठीक, बढ़िया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या था ऊपर वाला मैंने बोला कि दो आवेशों को परावैद्युत माध्यम क्या है, यही है, कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल तथा दो आवेशों को निर्वात तथा वायु में, नीचे वाला क्या है ये वाला ना है, तो ये वाला मैंने क्या बोला था, दो आवेशों को निर्वात तथा वायु में कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल के अनुपात, इन दोनों का अनुपात है, के अनुपात को ही क्या बोलते हैं परावैद्युतांक बोलते हैं ठीक ना। परावैद्युतांक बोलते हैं और परावैद्युतांक के अंदर ही कुछ परावैद्युत माध्यम होते हैं जो कि ये माध्यम है। सो सिंपल, बहुत इजी है ठीक ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। अब देखो कुल मिलाकर के जो ये एप्सिलॉन 0 आपको के दिख रहा है ना, इसके जगह पे ये भी रख सकते हो, समझ गए। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये एक तो नया पैदा हो गया, जल्दी जल्दी पैदा होता है और ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भैया, इसीलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिमाग में धसा लो ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 के बराबर एप्सिलॉन के बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखो अब ये क्या है, तो ये देखो क्या है, ये तो आप जानते हो कि निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। और ये देखो ये परावैद्युत इसकी विद्युतशीलता है, परावैद्युत की विद्युतशीलता। देखो विद्युतशीलता के बारे में मैंने एक बात बताया था आपको, क्या बताया था कि यहाँ पे देखो विद्युतशीलता होता क्या है। तो मैंने बताया था कि कोई भी पदार्थ की क्षमता को बताता है, किस प्रकार की क्षमता को, कि कोई भी पदार्थ कितना ज्यादा वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रख सकता है, उसकी क्षमता को बताता है। तो देखो परावैद्युत जो माध्यम है उसके अंदर अगर पदार्थ आ रहा है ना, तो इन्हीं पदार्थ, ये पदार्थ अब ये कितना ज्यादा विद्युत ऊर्जा को रख सकता है, क्योंकि इसके अंदर भैया आवेश रखे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा ठीक ना, बनेगा ही, विद्युत क्षेत्र बनेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ठीक। तो इस तरीके से तो ये परावैद्युत की विद्युतशीलता है और इसके लिए मान अलग अलग होता है, इसका भी मान अलग, इसका मान अलग नहीं होता है, हमने निकाल के देखा है ठीक। तो ये लेकिन निर्वात के लिए अलग, अगर क्या माध्यम चेंज कर देंगे जिसका ही मान चेंज ही हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा ठीक ना। अब देखो तो ये इसमें के का मान ही पूछ लेता है, ये क्या पूछ लेता है, ये स्मॉल के। तो ये स्मॉल के का मान यहाँ भी आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 इस तरीके से। यहाँ पर भी आप यहाँ से इसकी परिभाषा निकाल सकते हो। देखो ये जो परावैद्युतांक है ना, ये फॉर्मूला आ जाता है, झूठ नहीं बोलेंगे हम ठीक, आ जाता है 1 या 2 नंबर में आ जाएगा ठीक है। तो ये दिमाग में रखे रहो ठीक। फॉर्मूला बहुत इजी है। कैसे इजी है कि आप बोल सकते हो कि निर्वात में विद्युतशीलता तथा नहीं ऐसे मत बोलो, हाँ
निर्वात में विद्युतशीलता तथा परावैद्युत की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। अब इतना इजी कहाँ समझोगे यार, ठीक। तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट और जो फॉर्मूले थे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक ही बात बोलूँगा कि आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से पहले हमने संचार व्यवस्था जो कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर था सबसे लास्ट में था, लेकिन मैंने सोचा पढ़ाना उसको जरूरी समझा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे। तो उसको बता दिया, नाभिक की संरचना खत्म कर दिया, नाभिक की ऊर्जा जो चैप्टर था वो भी खत्म हो गया। और ये फिर मैंने चालू किया है, थोड़ा उल्टा काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे ट्यूटर्स थे जो कि ये सारे के सारे चीज़ पढ़ा रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा लास्ट से शुरू करता हूँ, ताकि पीछे का मैं कवर करा दे रहा हूँ, आगे से कोई टीचर और कवर करा रहा है तो आपका फायदा हो जाएगा कुल मिला करके, ठीक। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया आपको पढ़ाने का। सो आई होप थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड लाइक भी करें, और कमेंट करके बताएं कि मेरे लिए कुछ सजेशन है आपके पास तो वो भी बताएं, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो या मेरे लिए कोई भी सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ठीक। कोई भी सजेशन हो मेरे लिए कि सर थोड़ा इस तरीके से बताएं हमें, ठीक, तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा गला सूख गया है यार, आवाज़ नहीं निकल रहा है, इसीलिए जो शब्द निकलने चाहिए वो गले में ही रह जा रहा है और बाकी सब निकल जा रहा है, बात ये है, ठीक ना। सो आज के लिए बस इतना ही।